तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा जीके का क्लास चलेगा और आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा। हमारे जो क्वेश्चंस हैं आज ऑब्जेक्टिव होंगे जीके के। तो चलिए थोड़ी देर में अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। सभी को मेरी वॉइस सही से जा रही है? तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर में अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है आज हमारा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और आज है हमारा प्रैक्टिस सेट 2 जो 2024 में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। हमने पिछले क्लास में प्रैक्टिस सेट 1 किया था, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। तो थोड़ी देर में बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों सभी लोग तैयार हो जाएं। अब हम लोग अपने सवालों की ओर बढ़ने वाले हैं। तो बढ़ेंगे अपने आज के पहले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल, ध्यान पूर्वक सभी लोग यहाँ पर ध्यान दें कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। सवाल है, आप चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है, तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? संसद करती है, प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति करता है? ये आप लोग मुझे बताएं। बताए दोस्तों, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों विकल्पों में से आप लोग जो फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या सही होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा दोस्तों? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? हमारे देश के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य निर्वाचन यानी मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त यानी किससे? चुनाव आयोग। आपने एक नाम सुना होगा, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। इन्हीं चुनाव आयोग में क्या होता है? ये मुख्य होता है। देखो, चुनाव आयोग के 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और इसमें से दो होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो वही बोल रहा है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो देश के राष्ट्रपति। आप लोगों से एक प्रश्न है कि ये जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना कब हुई? तो फटाफट दोस्तों आप सभी लोग इसको बताएं। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को इस दिन इस चुनाव आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बात करें इसका वर्णन कहाँ है दोस्तों, तो इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल यानी संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसका वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 324 से 329 तक। और संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन है। संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 338 के बीच क्या है? इसका वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? यानी जो भी राजनीतिक दल होते हैं, जो भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं, उनको दर्जा यानी अधिकार देने का किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या सर्वोच्च न्यायालय? फटाफट आप सभी लोग बताएं, उनको अधिकार कौन देता है? उन क्षेत्रीय दलों को या फिर राष्ट्रीय दलों को? संसद देती है, देश राष्ट्रपति देते हैं, चुनाव आयोग देता है या सर्वोच्च न्यायालय? क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, बी, सी या डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या करता है? इन सभी को क्या करता है? मान्यता देता है, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे वो राष्ट्रीय दल हो। और भी कई काम है, और ये किसका काम होता है? चुनाव आयोग का। और भी कई काम होते हैं। चुनाव आयोग का मुख्य काम क्या है? चुनाव करवाना। और भी इसके काम है, जैसे कि आपको जो जो भी लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं उनको एक छाप दिया जाता है। पढ़ते होगे कि कोई ना कोई उन्हें चिन्ह मिलता है, कोई ना कोई से चिन्ह मिलता है ना, तो चुनाव चिन्ह, इसको बोलते हैं चुनाव चिन्ह। तो चुनाव चिन्ह भी देने का काम कौन करती है? चुनाव आयोग।
आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि आप सभी लोग बताएं कि अभी वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। आप सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न है और इन सभी प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका उत्तर दें। क्या है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भी भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। तो दोस्तों आप सभी से एक प्रश्न है, तो फटाफट इसका उत्तर दे, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका राजीव कुमार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राजीव कुमार वो व्यक्ति हैं जो अभी वर्तमान में क्या है, इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और ये 25वें हैं। क्या है, 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं हमारे भारत देश के। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है, आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ध्यान से देखो। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट की चर्चा बात हो रही है। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं, या उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, यानी उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है, सॉरी हाँ, मुख्य न्यायाधीश को, या राज्यों के राज्यपाल को, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है। तो फटाफट बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना हाई कोर्ट, जिसको अभी हमारे यहाँ पटना हाई कोर्ट है बिहार में, तो बताओ पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, 1916, 1917, 1918 या 1921। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दे कि हमारे यहाँ पटना जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट पटना जो पटना जिला में है, वो बताएं वो कब स्थापित हुआ। तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट की स्थापना सन 1916 में हुई थी। कब हुई थी, 1916 में। आपसे एक सवाल है कि मद्रास हाई कोर्ट, आपने नाम सुना होगा मद्रास हाई कोर्ट, तो आप सभी लोग बताएं मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। आप सभी से मेरा एक प्रश्न है कि मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। तो दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 1862 में हुई थी। कब हुई थी, 1862 में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला सवाल है दोस्तों पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। देखो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का संविधान अलग अलग देश के संविधानों से मिलकर बना है, कुछ कुछ हमने लिया है। तो बताएं तो भारतीय संविधान में इंग्लैंड से हमने मुख्य कौन सी व्यवस्था उठाई, संसद की प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। इन सभी में से हमने इंग्लैंड से क्या लिया है मुख्य रूप से। तो दोस्तों हमने इंग्लैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से एक मुख्य व्यवस्था उठाई और उस मुख्य व्यवस्था का नाम था संसदीय प्रणाली। क्या था दोस्तों, संसदीय प्रणाली हमने उनके व्यवस्था से ली है। और भी हमने एक व्यवस्था ली है उनसे, एक इंग्लैंड से एक और हमने ली है एकल नागरिकता। आप सभी को पता होगा हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेंगे तो आपके भारत देश की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो एकल नागरिकता भी हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न, एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, इसमें ऐड करता हूं कि संशोधन, आपको पता होगा हमारे संविधान में संशोधन होता है समय के अनुसार। तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये जो संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, ये मुझे कोई बता दे। कि ये जो संसद में संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, इसे भी हमने किसी न किसी देश के संविधान से लिया है। तो बताएं वो किस देश के संविधान से लिया है।
तो दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। चलिए, ये हो गए उसके विदेशी स्रोत हैं हमारे संविधान के। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। यानी भारतीय संविधान में सूचियां, आपने नाम सुना होगा सूची। सूची कितनी होती है? हमारे यहाँ सूची 3 प्रकार की होती है। एक होता है केंद्र सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। यानी सीधा सीधा बोले, देश के वैसे विषय जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाए, जैसे सेना, सेना पे सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बनाती है ना, वैसे विषय जिसपे राज्य सरकार कानून बनाए, जैसे स्थानीय प्रशासन, जैसे पुलिस विभाग है, केंद्र सरकार पुलिसों वाला तो कानून नहीं बनाएगी। अब बात करते हैं समवर्ती, जिसमें दोनों कानून बनाए, यानी देश वाले भी और राज्य वाले भी, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो ऐसे समवर्ती सूची, जैसे शिक्षा, शिक्षा पे दोनों कानून बना सकते हैं। बात करते हैं तो ये बात किसकी करता है? समवर्ती सूची की। तो समवर्ती सूची जो है ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या ग्रेट ब्रिटेन से? तो फटाफट बताएं इन सभी प्रश्नों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों आप सभी लोग बताएं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। तो हमने समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से उठाई है? ऑस्ट्रेलिया से उठाई है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। इस सबको देख लो आप लोग बढ़िया से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप सभी को। अगला प्रश्न दोस्तों, यहां पर दिन तथा रात एक समान होती है। एक प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर दिन और रात बराबर होती है? प्रमुख यमोत्तर, अंटार्कटिका में, भूमध्य रेखा पर या फिर ध्रुवों पर? कौन सी जगह है जहां पर दिन और रात समान होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कहां पर दिन और रात समान होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहाँ है? बीचों बीच होती है। वहां पर दिन और रात क्या होता है? एकदम समान होता है, क्योंकि सन की लाइट एकदम बराबर पड़ती है। चलिए बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? आप सभी को पता होगा कि ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ऐसा ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो बताइए एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय का गैप होता है? यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर बढ़ने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या 12 घंटा? आप फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दें। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 मिनट होगा, 1 मिनट होगा या 15 मिनट होगा या 12 घंटा होगा? सभी को मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? तो फटाफट सभी को, आप आज का सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और फटाफट अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दे और हमारे साथ जुड़े और जबरदस्त तैयारी करें पैरामेडिकल 2024 की। चलिए तो फटाफट सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दे एकदम जल्दी जल्दी। चलिए बताइए बाबू कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 मिनट। एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा जाने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। दिमाग में याद रखना, 1 डिग्री का अंतराल, सीधा सीधा बोलो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अरे एक ही डिग्री पर हर देशांतर रेखा कितने डिग्री पर खींची जाती है? 1 डिग्री पर। तो 1 डिग्री से दूसरे डिग्री जाने में गैप तो 1 ही डिग्री का है, 4 मिनट का। बस इसी प्रश्न आ जाता है कि बताइए 15 डिग्री देशांतर बढ़ने में कितना मिनट का समय लगेगा? 10 डिग्री देशांतर बढ़ने में कितना मिनट का समय लगेगा? तो मल्टीप्लाई 4 से कर देने का। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न ये कह रहा है कि मेघ गर्जन, मेघ का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची, याद करो हिंदी पढ़ते होगे। मेघ का मतलब होता है बादल। बादल, तो बादल गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? बताएं। हमारे एटमॉस्फेयर में कई लेयर हैं, एक नहीं कई लेयर हैं। तो उन लेयरों में कौन सा ऐसा लेयर है जिसमें बादल गरजनी की प्रक्रिया होती है? आयन मंडल में, ओजोन परत में,
क्षोभ मंडल में या समताप मंडल में? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देके बताएं कि बाबू मेघ गर्जन की प्रक्रिया कहाँ होती है, आयान मंडल में होती है, ओजोन मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है कि समताप मंडल में होती है? 9वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, सॉरी उत्तर नहीं है, विकल्प है, आप लोग को इनका उत्तर देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मेघों का गरजना ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही यह प्रक्रिया होती है क्या, मेघों के गरजने की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है दोस्तों, हवाई जहाज प्रायः डैश में उड़ते हैं। हवाई जहाज का मतलब एरोप्लेन, समझते होगे। तो पूछ रहा है कि कौन सी परत में यह उड़ता है। हमारे यहाँ हवाई जहाज में परत, वायुमंडल में कई लेयर है, हर लेयर शांत नहीं होती, किस लेयर में उड़ती, जहां शांति है। तो बताए क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में कि बाह्य मंडल में? आप सभी लोग मुझे उत्तर दे कि हमारा जो हवाई जहाज है वो किस लेयर में उड़ता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? दिमाग में याद रखिएगा, जितनी भी मौसम से जुड़ी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में घटित हुई। जैसे अभी हमने पिछला प्रश्न किया, बादल का गरजना, बिजली चमकना, बहुत आंधी आना, तूफान आना, एकदम बर्फ के गोले पड़ना, सारे के सारे क्षोभ मंडल में। कोई डाउट? नो, चलिए बढ़िए। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ता है दोस्तों, तो समताप मंडल। किस में उड़ता है, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि समताप मंडल बहुत ही शांत होता है, इसीलिए हवाई जहाज वहां पर आराम से पहले उड़ेगा, उससे भी जाकर ट्रैवल करेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आज का 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न ये कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। तो मुझे बताएं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, और ये सबसे अंतिम बड़ा आंदोलन था। इसी के बाद अंग्रेज लोग भाग गए थे ना, भागे मतलब हमारा देश आजाद हुआ गया था, आखिरी आंदोलन था। तो बताएं 9 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त या 16 अगस्त? फटाफट सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? कौन सा प्रश्न है, 11वां प्रश्न। तो दोस्तों 11वें प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इसी में गांधी जी ने एक नारा दिया था, जिस नारे का नाम था करो या मरो। क्या करो, या तो करो या फिर मर जाओ। और ये नारा किसने दिया, एम जी गांधी। एम जी मतलब समझ जाओ, महात्मा गांधी, शॉर्टकट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न, इसको ध्यान से देखें। 12वां प्रश्न ये कहता है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। आप सभी को पता है कांग्रेस 1907 में टूट गई थी, एक गर्म दल में टूटी और एक नरम दल में टूटी। उसके बाद इसका दूसरा विभाजन कब हुआ, जब टूट गई थी तो फिर आकर मिल गई थी एक अधिवेशन में, फिर इसके बाद इसका विभाजन हुआ। आप लोग बताएं कब विभाजन हुआ इसका दूसरा, पहला तो नहीं दूसरा पूछ रहा है। कलकत्ता में 1917 में हुआ, मुंबई में 1918 में हुआ, दिल्ली में 1918 में हुआ या नागपुर में 1920 में हुआ? आपसे इन 4 विकल्पों का एक सही विकल्प आप बताएं कि कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, चलिए ऑप्शन आप देख ले, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलिए दोस्तों आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंबई में 1918 में दूसरी बार कांग्रेस टूटी। देखो पहली बार तो आप सभी को पता हो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस टूटा था। 2 दल टूटे, नरम और गरम, याद होगा आप सभी को, नरम दल और गरम दल। फिर ये सब एक साथ मिल गए थे। कब मिल गए थे, आप सभी को याद होगा 1916 में एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था लखनऊ अधिवेशन। याद है, लखनऊ अधिवेशन। इसी में क्या होता है, नरम और गरम मिल जाते हैं। कौन, नरम भी मिल जाते हैं, गरम भी मिल जाते हैं, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग भी इसमें मिल जाती है।
फिर उसके बाद दोबारा कब टूटते हैं? मुंबई 1918 में जो अधिवेशन होता है उसमें फिर से कांग्रेस क्या हो जाता है? टूट जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न क्या है दोस्तों? जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी जब भारत में जलियांवाला कांड हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड कर्जन था, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड था? मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं कि जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो चलिए दोस्तों 13वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताएं। तो दोस्तों 13वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों 13वें नंबर सवाल का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का क्या था? वायसराय था। आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग घटना कहाँ घटी, थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डाल देते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में, वहीं वहीं पर यह घटना घटी थी। अब कब घटी थी? ये 1919 में यह घटना घटी। किसके विरोध में? एक काला कानून आया था, ब्लैक लॉ, जिसके चलते कई लोग गिरफ्तार हो गए थे, जिसमें सैफुद्दीन किचलू ये सब मेन थे। उनके विरोध प्रदर्शन गिरफ्तार किया तो सरकार के कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सब वहां पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन वहां का जो जनरल था, जनरल डायर, उसने क्या किया? वहां पर पहुंचा और अपने सेना से उनको घेर लिया और वहां पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिनसे वहां पर जितने भी उपस्थित लोग थे सभी के सभी मारे गए। और ये घटना कहलाई जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार। चलिए अगला प्रश्न है, और इस डायर को मारा था कौन? लंदन जाके मारे थे उधम सिंह। कौन मारे थे इनको? उधम सिंह। अंग्रेजों ने इन्हें दोष मुक्त कर दिया था, लेकिन बाद में उधम सिंह ने इन्हें लंदन में जाकर मार दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बार देख लो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? यानी कौन सा ऐसा इंडियन था जो भारत का पहला गवर्नर, पहला क्या साथ साथ इसमें एक भी शब्द जोड़ लो, पहला और अंतिम, भारत का एक भी गवर्नर जनरल नहीं था। ये पहले भी थे और अंतिम में थे। तो राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, या वी आर अंबेडकर? भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय वायसराय कौन? भारतीय, चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, बी आर अंबेडकर, या राजेंद्र प्रसाद? क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा क्या? फटाफट इस विकल्प का उत्तर दें, सॉरी इस प्रश्न का उत्तर दें। विकल्प तो आपके सामने है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ये एकमात्र भारतीय हैं जो भारत के क्या बने? गवर्नर जनरल। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, अगर सबको याद होगा तो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आप सभी को पता होगा लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। एक हुआ 1930 में पहला, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। तो ये पहला गोलमेज सम्मेलन, ये दूसरा और ये तीसरा। बात ये है कि पूछ रहा है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने हिस्सा लिया। पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या फिर इनमें से किसी में हिस्सा नहीं लिया। गांधी जी की बात हो रही है, तो बताएं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी?
चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने क्या लिया, इसमें हिस्सा लिया। लेकिन गांधी इसमें हिस्सा लेने वाले नहीं थे, क्योंकि उस समय भारत में एक आंदोलन चल रहा था। कौन सा आंदोलन, अगर किसी को याद हो? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय भारत में कौन सा आंदोलन चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। क्या की थी? गांधी जी ने इसको शुरू किया था। लेकिन गांधी जी, अब यहां से ध्यान देना, एक समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, जिसको हम लोग दिल्ली समझौता, या फिर सॉरी दिल्ली समझौता, और साथ ही साथ इसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। क्या? गांधी इरविन समझौता। जब ये समझौता हुआ, इसमें गांधी जी की कुछ डिमांड्स को मांगा गया। बोला कि जाइए आप अपनी डिमांड को वहां रखिएगा। कुछ मांगों को माना गया, कुछ मांगों को नहीं माना गया, लेकिन बोला कि आप जाइए वहां हिस्सा लीजिए तो आपके डिमांड को माना जाएगा। जब यह समझौता हुआ तो इसमें गांधी जी ने क्या किया कि ये जो वो आंदोलन चला रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? कहा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दीजिए और जाइए अपने विचारों को रखिए। तो गांधी जी और इरविन जी के बीच में एक समझौता हुआ और गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए क्या हो गए? मान गए। वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना गया तो आ गए और गुस्से में आके फिर से असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। बात करते हैं, अब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा कौन लिए थे? एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था उनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वो दलितों का नेतृत्व कर रहे थे। किसका? दलितों का नेतृत्व करते हुए वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में, ए 1 2 3। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इसको एक बार देख ले। दोस्तों अगला प्रश्न होगा आपका 16वां प्रश्न। दोस्तों बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न क्या है? 16वां प्रश्न ये कहता है कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? यानी कह रहा है जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, जब असहयोग आंदोलन चला उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? चलिए बताएं, उस समय कौन था जब असहयोग आंदोलन चला? उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो दोस्तों याद रखें, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद करें, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस समय क्या हुआ था? जनरल डायर को दोषी मुक्त कर दिया था। इसी गुस्से में आकर कई लोगों के साथ मिलकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में। 1922 तक ये चला, किसी कारणवश ये स्थगित हो गया। जब ये शुरू हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। और जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था उस समय भी कौन था? चेम्सफोर्ड। एक ही साल का तो बात है, 19 में वो हुआ, 20 में ये हुआ, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। चेम्सफोर्ड क्या थे उस समय? भारत के वायसराय। जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1922 तक, तो ये जाकर 1922 में इसे रोकना पड़ गया। 1922 में यह आंदोलन को क्या करना पड़ गया? समाप्त करना पड़ गया। वो क्या परिस्थितियां रही होगी जिस पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया गया। कोई मुझे बता सकता है क्या? तो दोस्तों आप सभी लोग याद रखें, 5 फरवरी 1922 ये एक घटना है। सॉरी फेब्रवरी में लिख रहा हूं, फेब्रवरी शॉर्टकट में लिख रहा हूं, FEB समझ जाओगे ना, FEB 1922। 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी जिसका नाम था चौरी चौड़ा हत्याकांड। क्या था? चौरी चौड़ा हत्याकांड। दोस्तों इस कांड में एक थानेदार के साथ 21 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया? सिपाहियों को जला दिया गया जिंदा, जिससे गांधी जी का यह जो आंदोलन था जब हिंसा में बदलने लगा तो गांधी जी ने क्या किया? अपनी
आंदोलन को वापस लेना चाहा और इन्होंने यह आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। क्या ले लिया? 12 फरवरी 1922 को अपना यह आंदोलन क्या ले लिया उन्होंने? वापस लिया। चलिए, ये हो गया आपका सविनय असहयोग आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ बातें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न होगा हमारा 17वां प्रश्न। आशा करते हैं आप सभी को ये हमारा ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए फटाफट हमारे सेशन को अपने दोस्तों को शेयर कर दे, इस चैनल को इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न भी आपका इतिहास से जुड़ा हुआ है। सवाल ये पढ़े, नंद वंश के पश्चात, नंद वंश आप लोगों को याद होगा, नंद वंश प्राचीन भारत, नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश की स्थापना हुई? मगध में किस राजवंश के? मगध में एक वंश नहीं है, कई वंश ने शासन किया। तो बताइए नंद वंश के बाद कौन सा वंशज आया था भारत में शासन करने के लिए? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? आप सभी लोग बताएं, मौर्य आए, शुंग आए, गुप्त आए कि कुषाण आए? चलिए फटाफट दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध वंश, किस मगध राजवंश की स्थापना हुई? चलिए दोस्तों फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दे, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 17वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। क्या हो जाएगा दोस्तों? मौर्य वंश। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? याद करो, नंद वंश का सबसे लास्ट रूलर, लास्ट रूलर का मतलब होता है अंतिम राजा। अंतिम राजा कौन था? फटाफट बताओ। धनानंद। याद है? धनानंद ने क्या किया था? चाणक्य का क्या किया था? अपमान किया था। चाणक्य का अपमान किया था और इसी चाणक्य ने धनानंद से बदला लेने के लिए किसको तैयार किया? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको तैयार किया? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चाणक्य ने मिलकर क्या किया? नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को मारकर अपना वहां पर एक नया साम्राज्य बसाया, जिस साम्राज्य का नाम हुआ मौर्य वंश। सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? चाणक्य। चाणक्य न रहते तो ये कभी राजा ना बनता और कभी भारत में मौर्य वंश की स्थापना ना होती। इन्होंने एक खूबसूरत सी पुस्तक लिखी है जो बहुत ही चर्चित है। उन पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। आप सभी को पता होगा, नाम से ही आपको पता चल होगा अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स यानी पैसे से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अर्थशास्त्र है ये पैसे से नहीं बल्कि ये आपका राजनीति विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजनीति विज्ञान से। कैसे अपने राज्य को चलाना चाहिए, ये बातें हैं इस बुक में। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। फटाफट सभी लोग इस प्रश्न का देख लें। बड़े दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न ये है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची का स्तूप बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया, गौतम बुद्ध ने बनवाया, चंद्रगुप्त ने बनवाया या खरगोन ने बनवाया? आप सभी लोग बताएं, सांची का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन? चलिए दोस्तों बताएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सांची का स्तूप बनवाने वाले राजा कौन थे? अशोक थे। और इन्होंने यह कहां बनवाया? मध्य प्रदेश में बनवाया। कहां बनाया? मध्य प्रदेश। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों श्रीनगर। आपने श्रीनगर सुना होगा। श्रीनगर की जो स्थापना है वो किस मौर्य शासक ने की थी? एक मौर्य शासक है जिन्होंने श्रीनगर नगर बसाया, और वो कौन है? अशोक है, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त है या दशरथ है? बताइए कौन से ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने श्रीनगर की स्थापना की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या दशरथ? चलिए दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों 19वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अशोक।
श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की दोस्तों? अशोक ने की। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 20वां प्रश्न। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? याद करें, कौन सा ऐसा मुगलों का राजा था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ? अकबर है वो, जहांगीर है वो, शाहजहां है वो, कि औरंगजेब है? माइंड पे प्रेशर बनाए, मतलब सोचे और सोच कर बताएं कि कौन सा ऐसा मुगल का राजा रहा जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। चलिए दोस्तों, तो सभी लोग याद रख रहे हैं, इस सवाल का जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या दोस्तों? औरंगजेब। औरंगजेब वो ऐसा राजा था जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। एक बार उसने अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाया था। कहाँ करवाया था? एक बार आगरा में करवाया और एक बार दिल्ली में करवाया। आगरा में इसने कब करवाया? तो दोस्तों आगरा में इसने अपना राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 में करवाया था। कब करवाया था? 21 जुलाई 1658 को इसने आगरा में राज्याभिषेक करवाया। दूसरा राज्याभिषेक इसने 15 जून 1659 में करवाया। चलिए, ये इनके दोनों राज्याभिषेक हैं। और याद रखें, इस औरंगजेब की जो डेथ है, मृत्यु, वो 1707 में हुई थी। कब हुई थी? 1707 में। और इस वंश का, अब बताएं, इस मुगल वंश का संस्थापक कौन रहा? आप सभी को याद होगा इस मुगल वंश की संस्थापक कौन रहा? तो इस मुगल वंश की स्थापना करने वाले राजा का नाम क्या था? बाबर। बाबर ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 21वां प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आज का 21वां नंबर सवाल। 21वां नंबर सवाल क्या कहता है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस राजवंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? यानी कौन सा ऐसा राजा है, राजा नहीं, कौन सा ऐसा वंश था जिसे हराकर बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की? अभी मैंने बढ़ाया कि मुगल वंश की स्थापना के, बढ़ाया नहीं मतलब बताया कि क्या बाबर ने ही क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना। 1526 में एक युद्ध लड़ा, उस युद्ध का नाम अगर आपको याद हो तो आप बताएं कि कौन सा युद्ध था और किस वंश के राजा को उसने हराया था? सैयद वंश के, लोधी वंश के, तुगलक वंश के, या खिलजी वंश के? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। क्या वो सैयद वंश का राजा था? क्या वो लोधी वंश का राजा था? क्या वो तुगलक वंश का राजा था? कि खिलजी वंश का राजा था? चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लोधी वंश। लोधी वंश का वो राजा था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। क्या था? इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को ही 1526 में हराया। 21 अप्रैल 1526 को एक युद्ध लड़ा गया, किसके बीच? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, जिस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या था? पानीपत का प्रथम युद्ध या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। चलिए, 21 अप्रैल 1526। चलिए याद रखिए, ये ऐसा युद्ध था, इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। किसका? तोपों का। अब तोप किससे बने होंगे? बारूद से, गोला। तो इसमें या फिर यह बोल देगा कि सबसे पहली बार बारूद का उपयोग किस बार किया गया? तो तोप हो चाहे बारूद, पहली बार कहाँ किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है आज का 22वां प्रश्न। आज के 22वें प्रश्न को देखो। 22वां प्रश्न ये कहता है कि कथकली नृत्य, ये जो एक डांस फॉर्म है कथकली, वो किस राज्य से संबंध है? केरल से है, तमिलनाडु से है, तैमूर नहीं होगा, तैमूर गलती लिखा गया, आप यहाँ पे लिख दें। अच्छा, तैमूर रहने दो, ऐसे भी ये सही है गौतम ना। ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। बताए कथकली किस राज्य से संबंध है? कथकली का किस राज्य से संबंध है? 22वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताए, क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, बी,
सी या डी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल। केरल में ही क्या किया जाता है? कथकली नृत्य अधिक किया जाता है, वहीं का ये क्लासिकल डांस है। मैं आपसे दो प्रश्न और पूछूंगा, आप लोग बताएं तमिलनाडु का क्या है और आंध्र प्रदेश का क्या है। वो तो एक राज्य नहीं है। चलिए बताएं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु का आंध्र प्रदेश का? तो याद रखिएगा दोस्तों, तमिलनाडु का जो है वो आपका भरतनाट्यम है। क्या है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस है वहां का भरतनाट्यम। अब आंध्र प्रदेश का आप लोग बता दे कोई, तो बता लो। आंध्र प्रदेश का होता है कुचिपुड़ी। क्या होता है दोस्तों? कुचिपुड़ी। ये यहाँ का क्लासिकल डांस फॉर्म है। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक डांस फॉर्म है लाम्बी। आपने सुना होगा या बहुत कम सुना होगा। लाम्बी एक प्रकार का डांस फॉर्म है, और ये किस राज्य का है? कोई मुझे बता दे। लाम्बी भी एक प्रकार का डांस फॉर्म है, कोई बताए कि ये जो लाम्बी है वो किस राज्य से संबंधित है? आप सभी से एक प्रश्न रहा कि लाम्बी किस राज्य से संबंधित है। फटाफट मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे आप सभी मेरे प्यारे दोस्त, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला है, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि लाम्बी जो है किस राज्य का डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका कर्नाटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटका। कर्नाटका का ये एक डांस फॉर्म है जिसका नाम है लाम्बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? ये जो शतरंज है, शतरंज खेल जो है उसको किस देश में सबसे पहले खेला गया है? जन्मदाता समझो, रूस में, भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, इंग्लैंड में। ये तो बहुत ही सरल सा सवाल है, आप सभी लोग बता देंगे कि शतरंज का जो शुरुआत है वो भारत से हुआ है। कहाँ से हुआ है? महाभारत के समय से, सोच लो बहुत पुराने समय से चल रहा है। बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 24वां प्रश्न देखें। अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना की? एक लेखक है जिनका नाम है अष्टाध्यायी, उन्होंने किस पुस्तक की रचना की? सॉरी, अष्टाध्यायी नहीं, अष्टाध्यायी पुस्तक है, ये व्यक्ति नहीं है। अष्टाध्यायी क्या है? एक पुस्तक है। तो बताइए इसकी रचना किसने की? पतंजलि ने, पाणिनि ने, कौटिल्य ने, या फिर भारद्वाज ने? आप सभी लोग बताएं अष्टाध्यायी की रचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाणिनि। क्या हो जाएगा दोस्तों? पाणिनि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया? अष्टाध्यायी की रचना की। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं अलग से, एक पुस्तक है नेचर क्योर, आपने नाम सुना होगा, नेचर क्योर। आप सभी लोग मुझे बताएं कि ये जो नेचर क्योर पुस्तक है ये किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? चलिए बताएं, नेचर क्योर जो पुस्तक है वो किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दोस्तों। तो आप सभी लोग अपने माइंड में घुसा ले कि ये जो नेचर क्योर पुस्तक है ये मोरारजी देसाई के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई। किसके द्वारा दोस्तों? मोरारजी देसाई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25वां प्रश्न। क्या दोस्तों? 25वां प्रश्न भी एक पुस्तक ही है। वॉर एंड पीस नाम की एक पुस्तक है जो बताए किसके द्वारा लिखी गई है? R.N. टैगोर, सरोजनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय या लेनिन? बताइए इन चारों व्यक्तियों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वॉर एंड पीस नाम की एक पुस्तक लिखी? चलिए दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियो टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा दोस्तों? लियो टॉल्स्टॉय एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कौन सी पुस्तक का नाम लिखा है? कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लियो टॉल्स्टॉय। मैं आपसे एक पुस्तक पूछता हूं, आप लोग नाम याद रखें, बताएं कि ये जो पुस्तक है दास कैपिटल, आपने नाम कभी सुना होगा दास कैपिटल। तो बताइए ये जो दास कैपिटल है ये किसने लिखा है? नाम आपने सुना होगा इस लेखक का, लेकिन आपको अगर याद है तो आप मुझे बताएं ये जो दास कैपिटल पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों इस प्रश्न के सवाल का उत्तर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों इस प्रश्न के जो रचयिता है इस पुस्तक के, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। नाम तो कभी सुना होगा आपने इनका। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्ल मार्क्स इसके क्या हो जाएंगे सही उत्तर?
कार्ल मार्क्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है। बताएं एक टावर है जिसका नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये कहाँ स्थित है? इटली में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है या स्पेन में है? बताइए एक बिल्डिंग है जो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इटली में। ये कहाँ है? इटली में। नाम पीसा से समझ जाओ, इटली में ही है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है? यानी भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 26 जुलाई, 29 अगस्त या 2 अक्टूबर? कोई मुझे बता दे किस दिन मनाया जाता है। चलो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 2012 से हुई है। कब से हुई है? 2012 से इसकी शुरुआत हुई। और यह किसके याद में दिया जाता है? याद करें, एक हमारे हॉकी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी रहे जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। उनका नाम है मेजर ध्यानचंद्र। आपने कभी कभी नाम सुना होगा, मेजर ध्यानचंद्र। ये जो व्यक्ति है इन्हीं के दिवस के दिन क्या दिया जाता है? लोगों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर है ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इन्हीं की याद में 29 अगस्त को सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 28वां प्रश्न। दोस्तों 28वां प्रश्न ये है कि नोबेल पुरस्कार, नाम सुना होगा आपने, नोबेल पुरस्कार किस की स्मृति में दिया जाता है? जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं भारत वाले लोग खेल में, किसके किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद। उसी प्रकार ये जो नोबेल पुरस्कार है किसकी याद में दिया जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड वार्नर की याद में या ऑटो मॉलरॉक्स की याद में? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी याद में क्या दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। बात करें, सॉरी अल्फ्रेड वार्नर नहीं, अल्फ्रेड नोबेल। क्या दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, सी नहीं। और यह पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। कब हुई? 1901 में। और यह कौन सा देश देता है? स्वीडन देता है। और ये स्वीडन के ही क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। इन्हीं की याद में क्या दिया जाता है? स्वीडन सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसका नाम है नोबेल पुरस्कार। और ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। भौतिकी में, रसायन में, चिकित्सा में, शांति में, साहित्य में और अर्थव्यवस्था में। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था, शांति और साहित्य। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 29वां प्रश्न। खो खो, नाम तो कभी सुना होगा, खो खो। खो खो मतलब नहीं, एक प्रकार का खेल है। तो बताइए खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? 11 खिलाड़ी खेलते हैं, 17 खिलाड़ी खेलते हैं, 12 खेलते हैं कि 9 खेलते हैं? खो खो एक खेल है जिसमें एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी खेलते हैं दोस्तों एक टीम में? 9 खिलाड़ी खेलते हैं। आपने एक खेल सुना होगा, मैं एक आपसे सवाल जो रहा हूं, वाटर पोलो। क्या दोस्तों? वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं आप मुझे बताएं। और एक सवाल मैं आप में और जोड़ रहा हूं, रग्बी फुटबॉल। क्या? रग्बी फुटबॉल, वाटर पोलो और रग्बी फुटबॉल में बताइए कौन से ऐसे खिलाड़ी, कितनी एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं और वाटर पोलो में कितने होते हैं? फटाफट मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका याद रखें, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी और रग्बी फुटबॉल में एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में एक टीम में कितने होते हैं? 7 और रग्बी फुटबॉल में 15। चलिए आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न, जो 30वां नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? यानी हमें याद होगा कि पृथ्वी के लेयर्स को कितने भागों में बांटा गया है? 3। सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है? क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर सबसे नीचे कौन आता है? कोर।
तो ये पूछ रहा है कि कोर में किस तत्व की प्रधानता है, सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं निकेल, या लोहा एवं निकेल। चलिए मुझे बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अमी अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा तो फटाफट हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स करके बताएं कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा है। दोस्तों आप लोग देखें ये आज का आखिरी प्रश्न है, तो बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो याद करें आप सभी को मैंने बताया था इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लोहा और निकेल। कैसे, देखो मैंने बताया था क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, सियाल। सियाल का मतलब होता है सिलिका एल्यूमिनियम। मेंटल में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। और सबसे नीचे कौन पाया जाता है, नीफे। एनआई से होता है निकेल और एफई से होता है आयरन। याद रखें सबसे ऊपर सिलिका एल्यूमिनियम, मेंटल में सिलिका मैग्नीशियम और कोर में नीफे और आयरन, सॉरी नीफे बोल रहे हैं, निकेल और आयरन। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल और आपसे मिलेंगे हम अगले क्लास में। आप सभी को यहीं पे धन्यवाद, शुक्रिया। और साथ ही साथ एक सुनते जाए हमारे पूरे टीम के द्वारा आपके लिए पारा मेडिकल 2024 के लिए, किसके लिए, पारा मेडिकल 2024 जो अगले इस साल जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए आपके लिए सभी बच्चों के लिए एक न्यू बैच लाया गया है, जिस बैच का नाम है निश्चय बैच, जो हमारे टोटल लर्निंग एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, जहां पर आप सभी को टीचर्स लोग बेस्ट तरीके से बेस्ट कंटेंट के साथ लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास उपलब्ध रहेगी, जहां पर आप बढ़िया तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। किसके लिए, पारामेडिकल 2024 के लिए आपके लिए एडमिशन ओपन है, कुछ दिनों में इसकी एडमिशन क्लोज होने वाली है, तो तभी लोग फटाफट इसमें एडमिशन ले लें और हमारे साथ जुड़े। और कुछ ही दिनों में आपकी क्लासेस भी क्या हो जाएगी, उसकी शुरू होगी, वो भी शुरू से एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, राधे राधे। और मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में।